हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये है 2023-24 का एडिशन और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, उसका पार्ट 8। आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो हम आज के लेक्चर के अंदर करेंगे वो है रैशनलाइज का। दोस्तों, बेसिकली आप रैशनलाइज का पहले मतलब समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे क्या होता है। देखिए, ऐसी चीज़ें जो चीज़ें हम खुद को समझाते हैं कि ये सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब हम ऐसे एक्सक्यूजेस, ऐसे थॉट्स जो हम सोचते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को कन्विंस करते हैं कि ये सही है, इवन वो ये लेकिन चीज़ें सही नहीं होती, लेकिन हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि ये सही है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आता है रैशनलाइज। अब इसकी पूरी कहानियाँ समझिए आराम से, हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाएंगे। देखिए, मान लीजिए आप एक साइकोपैथ के सामने बैठे हैं। साइकोपैथ ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए जो पगला है थोड़ा और सेंसिटिव है चीज़ों को लेके, है ना। तो अब वो सेंसिटिव है किसको लेके? एंट्स को लेके। एंट्स मतलब यहाँ पे बात हो रही है जो है चींटियों की। और आपको ये बात पता है कि अगर आप जो है वो उसे ये बताओगे कि चींटी के 6 पैर होते हैं तो वो कूद जाएगा और उछल कूद करने लग जाएगा और आसपास के लोगों को भी मारने लग जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना उसको बताना ये बात। ये एक वंडरफुल फैक्ट है ये चींटियों को लेके, लेकिन अब उसको आप बता नहीं सकते। ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ वेदर आई बिलीव दैट एंट्स रियली हैव 6 legs और नॉट, लेकिन ये वंडरफुल फैक्ट है, आप उसको समझा बता सकते ही नहीं हो, है ना, क्योंकि वो अलग ही बिहेव करने लग जाएगा फिर। तो अब ये सपोज करिए कि आपको पता है कि आपका फ्रेंड है और आपके फ्रेंड की जो बीवी है वो आपके फ्रेंड को चीट कर रही है ना। ऐसे समझिएगा, वो चीट कर रही है। लेकिन बात क्या है कि आपको ये भी पता है कि आपका दोस्त जो है वो बहुत बीमार है और वो कुछ हफ्तों में खुद ही मर जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या उसको चीज़ें बता देनी चाहिए, है ना, या फिर नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि अगर बता देंगे तो वो भाई परेशान होगा, चीज़ें में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन क्या कि जो है थोड़े वक्त बाद वो खुद ही मर जाएगा। जब मर जाएगा तो कोई आगे पीछे सोचने की बात ही नहीं है, मर ही जाना है उसको। लेकिन इन सारी बातों से चाहे आप बताओ या ना बताओ, इस बात की सच्चाई तो नहीं जो है वो हटेगी ना कि उसकी बीवी उस पर चीट कर रही है, धोखा दे रही है उसको। ठीक है, तो वोकलाइजिंग या अदरवाइज कम्युनिकेट करना एक बिलीफ को, ये खुद में ही एक एक्शन होता है एंड दूसरे किसी भी एक्शन की तरह इसके भी कुछ पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जो भी बात आप सामने वाले को कहोगे तो। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी होती है ना कि आपने बात कही तो इससे ये भी असर हो सकता है, ये भी असर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि एक्चुअली क्या होगा क्या नहीं होगा, उस हिसाब से जो है वो ये कर्म किया जाता है और बताने का या कुछ भी समझाने का या कोई भी काम का कर्म किया जाता है उस बात को ध्यान में रख के कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, जो हम चाहते हैं वो ये किस हद तक हमें प्रदान कर सकता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए, जो फ़र्क है पर्टिकुलरली आसान है। ठीक है, to miss as the line between belief and communication becomes subtler। सपोज ये करिए कि एक फ्रेंड है, ठीक है ना, और उसने एक विंग सूट बनाया। क्या बनाया? विंग सूट बनाया। और अब क्या है कि उसको एक बिल्डिंग से नीचे कूदना है। ये बात वो मानता है कि वो हवा में उड़ेगा उस सूट से। अब मुझे अपने फ्रेंड की परवाह बहुत है, तो मैं उसे कोशिश करूँगी समझाने की कि भैया इसमें कुछ ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट होता है, फर्जी तो नहीं तुम कूद सकते ना। ठीक है ना, ग्रेविटी नाम की भी तो चीज़ होती है कि अगर तुम कूद रहे हो मान लो तो एक्चुअली तुम गिर भी सकते हो, ख़त्म भी हो सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब बात क्या है कि ये तो आपने एरोडायनेमिक्स की बात बताई, ग्रेविटी की बात बताई, आप सब बताएंगे एंड
अब बात क्या है कि या तो वो मेरी बात समझ ले तो ठीक है ना। अगर वो कूद गया ऊपर से मेरे डिसीजन को डिटेल में समझ के, तो भाई क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि उसकी डेथ हो जाएगी, अगर हमारे समझाने के बाद भी वो नहीं समझा तो, है ना। तो अब बात क्या है कि देखिए, अब ये बात आप सपोज करिए कि एक तो हो गया समझदार व्यक्ति, एक मेरा फ्रेंड समझदार है, वो नहीं कूदा, मेरी बात को उसने ध्यान में रखी और वो नहीं कूदा। अब दूसरी बात यहाँ ये भी आती है कि मान लो कि वो डल है, ठीक है, और वो नहीं समझ पाता ये कॉन्सेप्ट एरोडायनेमिक्स का, उसको नहीं पता क्या है, तो वो क्या करेगा कि मेरे साथ बहस करेगा। अब मुझे तो उस पर, भाई मैं तो उसको चाहती हूँ, मानती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो मरे, तो अब मैंने उसको अपनी जो मान्यताएं थी उसको समझाई, ठीक है, और मेरा कर्तव्य था ये बताना। अब मेरा कर्तव्य एक और भी है कि भाई देखो, सिर्फ मतलब से ही नहीं, बट मैं ये चाहती हूँ कि उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं कूदना चाहिए, है ना। तो अब मैं, जब वो नहीं समझ रहा है नॉर्मल ग्रेविटी और एरोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को, तो मेरा ये फ़र्ज़ बन रहा है क्या कि मैं उसको और चीज़ों की तरफ लेके जाऊँ। अब मैं उसे कुछ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझाने लगूँ कि देखो अगर तुम यहाँ से कूदोगे तो तुम्हें हो सकता है एलियन पकड़ के ले जाए यहाँ से, ठीक है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ठीक है। अब बात क्या है कि वो एलियन वाली बात पे हो सकता है भरोसा कर ले और वो ना कूदे, तो उससे जो मैं चाहती हूँ वो तो वो कर देगा। लेकिन अब ये तो वो वाली बात हो गई कि जो लोग सुनना चाहते हैं वो आपने ये बात कह दी, लेकिन इसका एक जो नेगेटिव रिजल्ट ये निकलेगा कि हो सकता है, अगर मैंने आपको उसको यही एग्जाम्पल दिया कि भाई एलियन पकड़ लेंगे, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो इसके माध्यम से तो एक ये भी तो दिक्कत आ सकती है ना सामने मेरे प्यारे साथियों, कि वो कहे हम तो एल्यूमिनियम ऊपर से लपेट लेंगे, एलियन समझ ही नहीं पाएंगे हमको, तो कहाँ से चुरा के और पकड़ के ले जाएंगे। तो सच्चाई बताना ज़्यादा सही है कंपैरेटिवली कि हम उसको घुमा फिरा के चीज़ों को बताएं, है ना। तो एक ये इशू है। अब देखिए, जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए स्पेसिफिक सिचुएशंस के हैं, दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, दूसरी इच्छा भी हो सकता है किसी के सामने, लेकिन इच्छा दूसरी हो, है ना। तो मेरे हिसाब से बात क्या है कि किसी चीज़ को लेके झूठ बोलना या इस तरीके की बातें किसी को कहना झूठ बोल के, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज झूठ बोलने का जो रिज़ल्ट होता है वो बेकार होता है ना। तो किसी को कन्विंस कर देना किसी झूठ से, वो किसी भी फ़ायदे का सौदा नहीं होता, ठीक है। अब ये बात तो हमने रैशनलाइज की समझी, और थोड़ी इसी से रिलेटेड बात समझिए, फिर मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगी। फिर देखिए, अब मान लीजिए कि हमने उसी फ्रेंड जो ग्रेविटी की बात मैं कर रही थी, एरोडायनेमिक्स की बात कर रही थी, ठीक है, तो उसी फ्रेंड को एक्चुअली जो है मैंने कन्विंस कर लिया, ठीक है, ऑफ द नेचर ऑफ ग्रेविटी और एरोडायनेमिक्स को लेके, रादर देन स्पिनिंग अ स्टोरी अबाउट एलियंस। हमने एलियंस वाली स्टोरी उसको नहीं बताई, और जो है वो मैंने उसको एरोडायनेमिक्स और ग्रेविटी ही बताई और वही चीज़ें समझाई, ठीक है ना। तो अगली बार क्या हो सकता है कि वो आएगा, छत पे जाएगा पैराशूट के साथ, रादर देन अ टिन फॉयल विंग सूट। अब वो विंग सूट की जगह क्या करेगा, वो कहेगा हमको तो भाई एलियन वेलियन तो आएंगे नहीं, ग्रेविटी होती है, ठीक है, एरोडायनेमिक्स होता है, ठीक है, तो वो पैराशूट पहन के कूदने की कोशिश करेगा। तो मैंने जो एग्जाम्पल उसको दिया, इससे उसको ऐसा चीज़ है, द कोर्स ऑफ एक्शन वॉज अनलाइकली टू सक्सीड, बट अगेन हिज सिचुएशन इज द एक्सेप्शन रादर देन द रूल। तो इन जनरल जो ट्रू स्टेटमेंट है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है टू इम्प्रूव द रेसिपेंट्स ब्रेन यूनिवर्स entanglement and thereby improve his potential for achieving his goals, which if his values align with my own constitute at least one factor in favor of truth telling, है ना। जब ऐसा कुछ ध्यान दो, बाकी चीज़ें इक्वल हैं, सच्चाई अगर आप किसी को बता रहे हो तो एक सही डिसीजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सच आप बता रहे हो वो वैल्यूएबल है ओनली इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स टू मी, सिर्फ मेरे फ़ायदे के लिए आप सच बता रहे हो, ये नहीं। मेरी खुद की वैल्यू तो ठीक है, और लेकिन मेरी खुद की वैल्यूज़ ये कहती हैं कि दूसरों की ज़िंदगी को और बेटर बनाना है, तो अपने उद्देश्यों को तो पाना ही है, अपना काम तो करना ही है, उसके साथ साथ दूसरों का भी भला करना है, दूसरों का भी अच्छा करना है। तो क्या कोई सेंस है जिसमें हम सच भी बोलें और यह सच बोलना एक अच्छा डिसीजन हो, ठीक है। तो एक व्यक्ति ऐसा आर्ग्यू कर सकता है दैट एक्ट ऑफ अटरिंग अ ट्रूथ कुड इटसेल्फ बी अ वैल्यू इन इट्स ओन राइट,
but such a utility function would be maximized by the universe tiled and tape players broadcasting mundane true facts about the universe. तो it would be about as well aligned with the values of typical human being as a paperclip maximizer. और ये काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल पोजीशन है रैशनैलिटी के लिए इन अदर्स टू बी इंक्लूडेड अमंग वंस फंडामेंटल वैल्यूज़. और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ये क्लोजली अलाइंड है मेरी खुद की वैल्यूज़ से. बाकी सारी चीज़ें इक्वल है. मैं वो चीज़ चूज़ करूँगी जो रैशनल होगी, ना सिर्फ not just to live in a society of rationalists, though this is an orthogonal value, not just to engage in interesting, stimulating discussion, though this is also an orthogonal value, and not just for others to succeed in achieving their goals, though this again is an orthogonal value. But actually आपको क्या करना है, ये जो आपका मैक्सिमाइज करना है ब्रेन या यूनिवर्स जो एकदम उलझा होता है दूसरों से फॉर इट्स ओन स्टेक. ठीक है. अच्छा, अब बात आती है कि डू यू वैल्यू रैशनैलिटी इन अदर्स फॉर इट्स ओन सेक. तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इस सवाल की अगर हम बात करें तो ये सवाल निकल के आता है विद अ ट्रू रैदर देन अ रैशनल लाई. आफ्टर ऑल हम सब को इंटेलेक्चुअल, मतलब हम सब बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत सोचते दिमाग से हैं, चीज़ें करते हैं. और हम ये सोचते हैं ना कि हम अपने इन जिस फेक वर्ल्ड में हैं, जी रहे हैं, उसमें ही हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मानने लगते हैं, उसको हम सच समझते हैं. ठीक है ना. हम एक मतलब सच्चाई को सोचते हैं कि है. तो टू प्रेजेंट द एम्फेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइज वन कैन नॉट मिस द एक्सीलेंट लिरिक्स ऑफ एन एल्बम सर्कल ऑफ डस्ट जो 1992 में रिलीज़ हुआ था. अच्छा, एक अब बात ये होती है व्हेन वी रैशनलाइज वी इंडल्ज इन रैशनल लाइज. अब एक चीज़ ये समझिएगा यहाँ पे कि जब भी हम रैशनलाइज करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ है कि व्हेन वी रैशनलाइज वी इंडल्ज इन दी रैशनल लाइज. क्या है ये, थोड़ा सा आइए जाना जाए. देखिए, रैशनलाइज करना जो है वो किसी को एक फॉल रीज़न देना कि इस बात को प्रूव करने के लिए एज राइट समथिंग दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है. जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन अगर उसको किसी को कन्विंस करके समझा रहे हो कि ये चीज़ सही है, गलत चीज़ को सही कहना, ये बेसिकली रैशनलाइज है. ठीक है ना. हमको पता है ये चीज़ गलत है, लेकिन हम चूँकि उसको समझा रहे हैं और उसको समझा के उसको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको किसी तरह से कन्विंस कर लें कि ये सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है. तो जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हम रैशनल लाइज में इन्वॉल्व होते हैं, है ना. हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं सर्व करने के लिए टेम्पटेशन, ना कि फाइटिंग फॉर इट, है ना. तो ये कुछ कहानी. अब यहाँ पे देखिए भगवत गीता में ये लिखा है कि ऐसा रैशनलाइजेशन जब ये डिक्लेयर करता है एज प्रिटेंडर्स दोज हु एक्सटर्नली एक्ट एज इफ दे आर सेंस कंट्रोल बट इंटरनली डिलाइट इन सेंशुअल फैटेंसीज. Isn't this the plight of all spiritual seekers? Possibly, but the mismatch जो है between the externals and internals is not necessarily problematic. Its rationalization is. आप एक बात समझो, आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ ना कुछ तो कहती रहती है. आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, यहाँ पे सही कर रहे हो. लेकिन कभी कभी हम इस चीज़ को दबाते हैं और हम अपनी गलत चीज़ को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. जब हम सिद्धांतों से जुड़ के चलते हैं ना, तो हम हमेशा चीज़ों के साथ सही से बिलीव करते हैं. ठीक है. जो हम अकेले सोचते हैं वही हम समाज के सामने रखते हैं. ठीक है. और हर व्यक्ति चाहता है कि वो सच्चाई से ज़िंदगी जिए, है ना. इम्प्योर डिज़ायर इज़ डिज़ायर तब भी, मतलब ऐसे कुछ इच्छाएं होती हैं जो इंसान को अफेक्ट तब भी करती हैं, और उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि भाई हम चीज़ें कैसे ही इसको करें. ठीक है. तो हम हाइपोक्रिटिकली दिखाते हैं कि हम कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं खुद को प्योरीफाई करने के लिए. और जब हम फोकस करते हैं अपनी एनर्जी पे
रैशनलाइजेशन की इंस्टेड ऑफ रेक्टिफिकेशन, तब हम क्या करते हैं ना कि व्हेन वी कंटिन्यू डिलाइटिंग इन अ प्रेस्टिज कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ बीइंग सेल्फ कंट्रोल विदाउट स्ट्राइविंग फॉर द प्योरिटी टू एक्चुअली बिकम सेल्फ कंट्रोल। तो जब हम व्हेन वी रैशनलाइज आर्ग्यूइंग दोज स्टैंडर्ड्स आर एनी वे इम्प्रैक्टिकल। तो ये एक फॉलन एज है, आफ्टर ऑल आई एम ओके द वे आई एम एंड वी डू नथिंग टू रेक्टिफाई आवर सेल्फ, देन वी इंडल्ज इन रैशनलाइज। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते नहीं हैं कि अरे मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ। तो हम क्या करने लगते हैं ना कि उस समय अपने आप को और अच्छा और बेहतरीन बनाने के बजाय अपने आप को एक बर्बादी की राह की तरफ ले जाने लगते हैं। तो चलो, ऑल्टरनेटिव क्या है इस रैशनलाइजेशन का? रैशनलाइजेशन का है रेक्टिफिकेशन। भक्ति योगा रेक्टिफिकेशन आसान बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। हम जो गैप देखते हैं ना बिटवीन आर एस्पिरेशंस एंड आर एक्शंस एज अ स्पर ऑफ प्योरिफिकेशन, तो ये है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोरालिटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अब देखिए, मोरालिटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ये दूसरा नाम ही है अपने ईगोइस्टिक एथिक्स का। अब इसमें दो तरह के ईगोइज्म होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल ईगोइज्म, एक होता है एथिकल ईगोइज्म। दोनों का मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए, साइकोलॉजिकल ईगोइज्म के हिसाब से एक व्यक्ति अपने मतलब को पूरा होने पे ही सेटिस्फैक्शन पाता है। ठीक है, इसको अगर मैं और अच्छी तरह से बताऊं तो जब किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है, एक इंसान जो चाहता है जब वो उस चीज़ को पा लेता है, तो ह्यूमन बीइंग की ये आदत है कि तभी वो सेटिस्फाई होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति सेल्फिश होता है, मतलब ही होता है। और इसके लिए एक भाई साहब थे थॉमस हॉब्स। ठीक है, इन्होंने इस बात को जो है वो बढ़ावा दिया भी था। इन्होंने ये एडवोकेट थे इस साइकोलॉजिकल ईगोइज्म के। अच्छा, दूसरा आता है एथिकल ईगोइज्म। इसके हिसाब से एक व्यक्ति हो सकता है अपने इच्छाओं के लिए करे चीज़ें और हो सकता है ना भी करे। तो अगर ये समझिए कि एक इंसान अगर मोरालिटी ऑफ रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट को कर रहा है, इसका मतलब कि वो एक व्यक्ति ईगोइस्टिक है, ईगोइस्ट है। ईगोइस्टिक तो नहीं कहेंगे, ईगोइस्ट है अपने रैशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। अब इसको डिटेल से थोड़ा समझाते हैं तो आप समझोगे कहने का मेरा मतलब क्या है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल ईगोइज्म को समझाते हैं। तो ये जो थॉमस हॉब्स भाई साहब हैं, हॉब्स जी जो हैं, इनका मॉरल थॉट ये बेस था इस व्यू पे कि व्हाट वी ऑट टू डू डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द सिचुएशन इन विच वी फाइंड आवरसेल्फ। मतलब हम जो काम करते हैं, जो भी अपना एक्शन लेते हैं, वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे जिसमें हम लोग उस समय खड़े हैं, फंसे हैं, जो भी। तो इनके हिसाब से, हॉब्स के हिसाब से, जहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है वहाँ पे ड्यूटी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कि जो भी पावर में है अथॉरिटी, हम उसके ही हिसाब से, उसके ही बनाए गए रूल्स को ओबे करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। अब हॉब्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटी जो है वो निकल के आई है अपने मतलब से, सेल्फ इंटरेस्ट से, डर से, ना कि एक दूसरे के प्रति प्यार से। ये डिफेंड करते हैं एज नेचुरल और रीजनेबल बनाते हैं इंटरेस्ट को हर एक व्यक्ति के, कि हर एक इंसान अपने खुद के फ़ायदे के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए काम करता है। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ नेचर फर्स्ट एंड एक लौता रूल जो लाइफ का है वो है खुद को प्रोटेक्ट करना। और जो लोग नेचुरल राइट के होते हैं, ठीक है, वो यही करते हैं कि वो अपना ही मतलब पहले पूरा करते हैं। तो हॉब्स ने इस्टेब्लिश करी सिविल अथॉरिटी और लॉ को कहा एज अ फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी ये होते हैं। उन्होंने ये कहा कि मोरालिटी के अंदर सोशल अथॉरिटी की ज़रूरत होती है, जो कि सोवरेन पावर के हाथ में होती है। ठीक है, और उन्हीं की अथॉरिटी एब्सोल्यूट है। मोरालिटी बेस्ड होती है लॉ के ऊपर और लॉ ऑफ द एब्सोल्यूट सोवेरियन के ऊपर। मॉरल कंडक्ट ये पॉसिबल तभी है जब एक सरकारी इंस्टीट्यूशन किसी उस कार्य को करने के लिए रिवॉर्ड दे, ठीक है,
या फिर पनिशमेंट दे अगर आप गलत काम करते हो। बिना सिविल अथॉरिटी के इनका कहना है ये बेवकूफ़ी है, ये खतरनाक है कि आप सिर्फ प्रिंसिपल्स मोरालिटी के फॉलो करते जाओ। नेक्स्ट जो आता है वो हम डिस्कस करते हैं एथिकल ईगोइज्म को। अब देखिए एथिकल ईगोइज्म से जिनका नाम जुड़ा है वो है अमेरिकन थिंकर आयन रैंड। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी अमेरिका में इसको एडवोकेट किया था। तो ये जो थी इन्होंने भाई इस बात में अपना स्टैंड लिया फॉर द वर्च्यू ऑफ रैशनल सेल्फिशनेस, मतलब इनकी जो मोरालिटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट था वो इस बात पे एम्फेसिस डालता था, किस बात पे, वैल्यूज़ ऑफ रैशनल चॉइस पे, फ्रीडम पे, पर्सनल डिग्निटी पे, सेल्फ रिलायंस पे, सेल्फ बिलीफ पे और डिग्निटी ऑफ लेबर। ये सब इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ थी किसकी, एथिक्स की। ठीक है, अब देखिए शी वॉज ऑफ द व्यू दैट वी मस्ट चूज आवर एंड्स बाय रीज़न ओनली और वी पेरिश। ठीक है, जो भी हम चाहते हैं और वो चीज़ हम पाएँ जाने, ठीक है, और लें उसे, और ये उस पर कुछ वजह होनी चाहिए। उनके ह्यूमन मॉडल के हिसाब से, इन आयन के ह्यूमन मॉडल के हिसाब से जो मनुष्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ खाने के पीछे ही नहीं भागता है ना, उसको सिर्फ खाना नहीं चाहिए बट इसको एक प्रोडक्टिव वर्क भी करना होगा। फॉर दैट पर्पस ही हैज़ टू चूज एक्शंस, और कुछ अच्छा काम करने के लिए उसे ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे कर्म करने होंगे, बिना कर्म के तो कोई काम होता नहीं है। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस ही हैज़ टू चूज एक्शंस, ही हैज़ टू थिंक, इंसान को ये सोचना होगा, प्रॉपर नॉलेज गेन करनी होगी, नॉलेज इस तरीके की कि हमें किस तरीके से जीना है। इसलिए जो सेल्फिशनेस होती है, ये मतलबीपन जो है, ये एक वर्च्यू है, एक क्वालिटी ही हो गई तरीके से। ठीक है, और फर्दर शी इलैबोरेट्स कि सेल्फिशनेस मीन्स द परसूट ऑफ वंस रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट। भाई हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम को हमें करने के लिए हमें इतनी इतनी मेहनत करनी हो, तब हमें मतलब मिलेगा। ठीक है, हमारा ये जो है मतलब पूरा होगा। तो सेल्फिशनेस इनके हिसाब से कि परसूट है एक खुद की रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट का। इनके सोच के हिसाब से जो कंसर्न है एक इंसान के इंटरेस्ट का, ये कोई गलत बात तो नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये मतलब पूरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है इनके हिसाब से। ठीक है ना। रैंड वॉज अपोज टू एल्ट्रुस्टिक मोरालिटी, और एल्ट्रुइज्म ऑर्डर्स मैन टू सेक्रीफाइस वंस इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ अदर्स। एल्ट्रुइज्म क्या करता है, एक इंसान को, एक एल्ट्रुइज्म मोरालिटी जो है वो एक इंसान को कहती है कि भाई तुम अपने खुद के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करो ताकि दूसरों का भला हो। तो एल्ट्रुइज्म इज़ पॉसिबल बट इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। पॉसिबल है लेकिन कोई इच्छा नहीं करेगा ना। अब आप क्या चाहेंगे कि आप अपनी हमेशा इच्छाएं मार मार के दूसरों के लिए भला करते रहें? ये तो कहीं नहीं होता, ना होता है और ना मनुष्य चाहता है कि वो करे। ठीक है, अब तो उनके हिसाब से, एन के हिसाब से चीज़ क्या है कि प्योर एल्ट्रुइज्म ट्रीट्स ह्यूमन्स एज सैक्रिफाइशियल एनिमल्स। कि भाई एल्ट्रुइज्म है व्यक्ति के अंदर तो समझ लो वो क्या कर रहा है, जीवन भर सिर्फ सेक्रीफाइस करता जा रहा है, सेक्रीफाइस करता जा रहा है ना, और कुछ नहीं कर रहा है, सेक्रीफाइस करता जा रहा है। तो मनुष्य इसी में ही उलझा रह जाता है। एंड हर तरीके का जो डिक्टेटर है वो एल्ट्रुइस्टिक मोरालिटी को ही कहता है कि भाई हमारे लिए तुम सेक्रीफाइस करो। ह्यूमन राइट्स को तो दबाता है, फ्रीडम ऑफ थॉट स्पीच को हर डिक्टेटर दबाता है। तो इनके हिसाब से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन हेल्पिंग अदर्स, है ना, दूसरों की मदद करना गलत नहीं है। बट हाँ, अपने आप को अगर ऐसे समझोगे तो कोई चाहता नहीं है, मदद करना नहीं खराब है, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात को नहीं चाहता कि हम जो है वो इसी सब में उलझे रहें। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है, अच्छा हाँ, इसमें थोड़ी सी और बातें लिखी हैं कि इट इज़ नॉट वंस एथिकल ड्यूटी टू हेल्प अदर्स। ठीक है, बट इट इज़ नॉट, किसी व्यक्ति की कोई एथिकल ड्यूटी नहीं दूसरों की मदद करना। एक इंसान कोशिश कर सकता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ बदलाव लाए, बट एक इंसान की ये कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं कि ऐसा करना ही करना है। वो इंसान चूज़ कर सकता है कि हम दूसरों की मदद करेंगे, सोसाइटी में रिफॉर्म लाएंगे, है ना, बट दैट इज़ और दैट शुड बी वंस ओन चॉइस। एक इंसान के जो है वो सीधा सीधा मतलब डिपेंड करता है उसकी इच्छा पे।
एक इंसान फ्री है, रैशनल चॉइस ले सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई कैसे क्या रहेगा, क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फेमिनिस्ट एथिक्स, कैरल गिलिगैन की। देखिए, फेमिनिस्ट एथिक्स एक अटेम्प्ट है रिवाइज करना का, रीफॉर्मुलेट करने का, या फिर से सोचने का, रीथिंक करने का जो ट्रेडिशनल, जो पुरानी एथिक्स है उसको। फेमिनिस्ट ने डेवलप करे बहुत सारे वैरायटी जेंडर सेंटर्ड अप्रोच जो एथिक्स की थी उसको लेके, और सालों से, सदियों से एथिकल थिंकर्स ने यहाँ 2 ग्रेट मॉरल इम्पेरेटिव्स की बात करी है। एक तो करी है जस्टिस की और दूसरी करी है लव की। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट ये लव का है ना, ये रिप्लेस्ड है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस, अच्छाई से, यूटिलिटी से, वगैरह वगैरह। तो कैरन गिलिगन दूसरी और फेमिनिस्ट की तरह इन्होंने भी एम्फेसाइज करा इश्यूज पे रिलेट टू विमेंस ट्रेड्स, उनके बिहेवियर, पर्टिकुलरली केयर गिविंग जो उनका बिहेवियर है। इनकी जो एथिकल थ्योरी है बहुत एसेंशियली बेस्ड है कम्युनल नेचर ऑफ वुमेन पे, और जो थ्योरी है उसका टाइटल है यहाँ पे एथिक ऑफ केयर। ठीक है, एज अगेंस्ट टिपिकल कन्वेंशनल जो मेन ओरिएंटेड एथिक ऑफ जस्टिस थी उसके कंपैरिजन में यहाँ इनका ये हाल है। ठीक है, तो अब ये कहानी है। अब देखिए, एथिक्स ऑफ केयर एंड एथिक्स ऑफ जस्टिस है क्या, थोड़ा समझिएगा दोस्तों। दोनों में जो फ़र्क है, एथिक्स ऑफ जस्टिस और एथिक्स ऑफ केयर में, ये दोनों फ़र्क दिए गया था बाय किसके द्वारा, कैरल गिलिगन के द्वारा। इनके हिसाब से जो एथिक ऑफ जस्टिस है, ठीक है, इनके हिसाब से जो एथिक ऑफ जस्टिस है उसके अंदर जो लोग होते हैं, मेन होते हैं, वो जज करते हैं खुद को गिल्टी इफ़ दे डू समथिंग रॉन्ग, है ना। अगर कुछ गलत उनको लगता है कि कुछ गलत उन्होंने किया है तो उसके लिए वो, भाई उनको लगता है वो गलत फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। ठीक है, तो वेयर एज अंडर द एथिक ऑफ केयर, ये तो एथिक ऑफ जस्टिस समझ गए आप। एथिक ऑफ केयर के अंदर क्या होता है कि जो औरतें होती हैं, विमेन होती हैं, ये रिलक्टेड होती हैं इवन टू जज द एक्शन। तो जो रिलक्टेंस है जज करने के लिए खुद को, यही दिखाता है केयर को एंड कंसर्न को दूसरों के प्रति। इसलिए औरत ना सिर्फ खुद को डिफाइन करती है ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, बट इसके अलावा ये दूसरों को भी जज करती है इन टर्म्स ऑफ केयर एंड कंसर्न के फॉर्म में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एक औरत का जजमेंट, उसके मॉरल डेलिब्रेशंस का जजमेंट, ये बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। ठीक है, तो गिलिगन फर्दर लेकर आते हैं डिस्टिंक्शन को बिटवीन एथिक ऑफ केयर के बीच में और एथिक ऑफ जस्टिस के बीच में। इनके व्यू में, मतलब पहले चीज़ समझ लीजिएगा, ये एक लेडी हैं, ठीक है। इनके व्यू में जो क्वालिटी और क्वांटिटी है रिलेशनशिप का, ये बहुत इंपॉर्टेंस है दोनों ही सिस्टम में। इंडिविजुअल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फेयर प्ले, स्क्वायर डील, ये सारे जो उद्देश्य हैं ये करे जा सकते हैं बिना पर्सनल टाइज के दूसरों के साथ में। जस्टिस क्या है? जस्टिस इम्पर्सनल है, वेयर एज सेंसिटिविटी जो है दूसरों के प्रति, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ सेक्रीफाइस, पीस मेकिंग, सारे ही ये सब दिखाता है इंटरपर्सनल इन्वॉल्वमेंट को, और केयर जो है वो निकल के आती है फ्रॉम कनेक्शन। ठीक है, तो ये इनकी भावनाएं हैं। अब देखिए एक चीज़ आती है यहाँ पे, एग्जिस्टेंशियलिस्ट एथिक्स। ठीक है, ये जीन पॉल सार्ट्रे इससे रिलेटेड है। ये वन ऑफ द बेस्ट नोन फिलोसफर्स हैं, ग्रेट एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं 20वीं शताब्दी के, एंड ये इनको फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलॉसफी भी कहा जाता था। अब देखिए एग्जिस्टेंशलिज्म जो है ना, ये वाइडली कंसर्न होता है टू बी द फिलोसफिकल एंड कल्चरल मूवमेंट विच होल्ड दैट स्टार्टिंग पॉइंट जो फिलोसफिकल थिंकिंग का है, ये एक इंडिविजुअल से होता है और उसी के ही एक्सपीरियंस से होता है। ये जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं, जनरली इनका ये मानना है कि जो ट्रेडिशनल, जो पुराने आए हुए सिस्टम या एकेडमिक फिलॉसफीज होती हैं, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं एंड ह्यूमन
एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट ह्यूमन एक्सपीरियंस से इनका कोई मतलब मेल ही नहीं है, बहुत दूर है। तो ये कहानी बताते हैं। अब देखिए सेंट्रल प्रोपोजिशन जो इस एग्जिस्टेंशलिज्म की है वो ये है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन अगर किसी इंडिविजुअल की है वो ये फैक्ट है दैट वो व्यक्ति या जो लेडी है वो ये एक इंडिविजुअल है, एक इंडिपेंडेंटली एक्टिंग और रिस्पॉन्सिबल कॉन्शियस बीइंग है, सोच समझ के काम करता है, ना कि सिर्फ लेबल्स, रोल्स, स्टीरियोटाइप, डेफिनेशन या दूसरे प्री कंसीव्ड कैटेगरीज है इंडिविजुअल की जो फिट हो। तो एक्चुअल लाइफ जो इंडिविजुअल की है ये बनाती है कि व्हाट कुड बी कॉल्ड his or her true essence instead of there being an arbitrarily attributed essence used by others to define him or her। समझे, किसी व्यक्ति का जो एक्चुअल लाइफ है ना, वो उसको बनाती है ऐसे नहीं, वो खुद से होता है, अपने थॉट से होता है, अपनी सोच से होता है, ना कि दूसरों के बनाए हुए कोई सोच से होता है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए ह्यूमन बींग्स थ्रू देयर ओन कॉन्शियसनेस, सोच समझ के व्यक्ति जो है वो अपने खुद की वैल्यूज़ को बनाता है और अपनी ज़िंदगी को जो अर्थ देता है, मीनिंग देता है, वो खुद की वैल्यू से ही देता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। आगे आए, अब एथिक्स ऑफ ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं। देखिए एथिक्स ऑफ ऑथेंटिसिटी जो है ये बहुत ही मतलब मेन चीज़, हार्ट ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म का कह लीजिए। इसका जो मेन एम्फेसिस होता है वो होता है एब्सोल्यूट कैरेक्टर पे फ्री कमिटमेंट की, बाय विच एवरी मैन रियलाइजेस हिमसेल्फ, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति खुद को जानता समझता है, रियलाइज करने में एक तरह की ह्यूमैनिटी को। और सैटरे बहुत ही एम्फेटिकली ये बात कहते थे कि जो फ्रीडम होता है, चॉइस है, सेल्फ कमिटमेंट है, ये तीन ऐसे पिलर्स हैं जिस पे आप कह लीजिए कि एथिक ऑफ ऑथेंटिसिटी यही निकल के आती है। तो इट इज़ ऑफन टेकन टू मीन दैट वन हैज़ टू क्रिएट वन सेल्फ। ठीक है, एक व्यक्ति खुद को बनाता है और रहता है अपने हिसाब से। तो व्हाट इज मेंट बाय ऑथेंटिसिटी, दैट इज एक्टिंग। वन शुड एक्ट एज वन सेल्फ, नॉट एज वन एक्ट्स और एज वंस जीन्स या फिर कोई भी दूसरे एसेंस की तरह। अपने हिसाब से उसको जीना है, काम करना है। तो ऑथेंटिक एक्ट वो हुआ जो एक इंसान अपनी आज़ादी से जो है करे। ठीक है, आज़ादी से ले, आज़ादी से करे। तो ये कुछ कहानी मैंने आपको बताई। अच्छा, तो अब एक जब इतना कर ही रहे हैं तो हम लोग समझते हैं ऑथेंटिसिटी पैराडॉक्स को जानते हैं। ये क्या है ऑथेंटिसिटी पैराडॉक्स, थोड़ा इसको समझिए। बात ऐसी है दोस्तों कि ऑथेंटिसिटी ये बन गई एक गोल्ड स्टैंडर्ड लीडरशिप के लिए, बट सिंपलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट मीन्स कैन हिंडर योर ग्रोथ एंड लिमिट योर इम्पैक्ट। अब कंसिडर करिए कि वान्या है, एक लड़की है, एक जनरल मैनेजर है एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में। उसका प्रमोशन जो है वो है इनटू दैट रोल इंक्रीज हर डायरेक्ट रिपोर्ट्स, है ना। इसका प्रमोशन हुआ और उससे अब वो डायरेक्ट रिपोर्ट उसकी 10 गुना बढ़ी। उसने उसका जो रेंज ऑफ बिजनेस था जो देखती थी वो भी बढ़ा। एंड अब उसको थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि अब मैं इतनी बड़ी छलांग कैसे मारूंगी। ठीक है, अब एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन ट्रांसपेरेंट कोऑपरेटिव लीडरशिप, सब कुछ उसके अंदर है। तो इसने अपने अंतरात्मा को समझाया, ठीक है, टू हर न्यू एम्प्लॉयज़ कि आई वॉन्ट टू डू दिस जॉब, शी सेड, बट ये काफ़ी डर वाली बात है, इट्स स्कैरी एंड आई नीड योर हेल्प, है ना। अपने ये बात उसने नए एम्प्लॉयज़ से कही। अच्छा, हर कैंडर बैक फायर्ड। अब हुआ क्या कि ये बात कहना, इसका जो डर उसने दिखाया, ये बात उल्टी पड़ गई। अब क्या हुआ कि इसने जो लोग इस पे भरोसा करते थे वो यहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी थी इसकी वो उसने खो दी, क्योंकि भाई लोग तो चाहते थे ना कि कॉन्फिडेंट लीडर हो हमारा। अब वो कह रही मैं काम तो करना चाहती हूँ मगर बात क्या है कि मुझे डर लगता है। तो अब लोगों ने सपोर्ट करने की बजाय क्या करा कि ये चीज़ उसको बैकफायर कर गई। ठीक है ना। अब देखिए,
अब इसमें एक तो वान्या की बात करी, अब एक बात हम चलिए जॉर्ज की कर लेते हैं। जॉर्ज एक मलेशियन एग्जीक्यूटिव, एक ऑटो पार्ट्स कंपनी में, जहाँ पे लोग जो है वो वैल्यू करते हैं क्लियर चेन को कमांड के और डिसीजंस लेते हैं बाय कंसेंसस। तो जब डच मल्टीनेशनल विद अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ने इस कंपनी को एक्वायर करा, तो जॉर्ज को ऐसा लगा कि वो काम कर रहा है अपने साथियों के साथ हु सॉ डिसीजन मेकिंग एज अ फ्री व्हीलिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर द बेस्ट डिबेटेड आइडियाज। तो ये जो स्टाइल था वो उसके अंदर जो आया वो ईजिली नहीं आया, एंड इसने ही सारी चीज़ें एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर दी। इसे ये चीज़ समझी इसने अबाउट ह्यूमनली ग्रोइंग अप इन हिज कंट्री, और इन अ 360 डिग्री डीब्रीफ इसके बॉस ने उसको ये समझाया कि ही नीडेड टू सेल हिज आइडियाज़ एंड अकम्पलिशमेंट्स मोर अग्रेसिवली। इसको अपनी चीज़ें और ही ज़्यादा मजबूती से अपनी चीज़ों को सामने रखना होगा। और जॉर्ज को इस बात का एहसास हुआ कि उसे चूज़ करना है बिटवीन द फेलियर और बीइंग अ फेक। या तो तुम एक काम करो, या तो तुम अपने आप को, इसको सबने जिस तरह समझाया उसको ये चीज़ समझ में आई, या तो अपने आप को फेक दिखा दो, और या तो फिर तुम उस राह पे फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि बात क्या है कि अगर आप नेचुरल इंक्लिनेशंस के अगेंस्ट जाते हो तो ये सही नहीं है। हमें क्या करना होता है, हमें, अब उसने भी, लड़की ने क्या करा था, लड़की ने अपने आप को सच सच बता दिया तो लोगों का कॉन्फिडेंस डूब गया। क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे साथ जो है वो मुझे खींच रहा है ना। बट कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि वो हमें थोड़ा वक्त देती हैं। दैट्स डाउटली ट्रू व्हेन वी एडवांस इन आवर कैरियर्स, या फिर जब डिमांड या एक्सपेक्टेशन बदलती है, जैसे वान्या में देखा, जॉर्ज में आपने देखा, तो बहुत सारे जो है अदर एग्जीक्यूटिव्स हैव डिस्कवर्ड, उन्होंने ये सब देखा है कि कुछ चीज़ें में बदलाव आता है, तो उस जगह पे आपको उस तरह से फिट होना पड़ेगा। तो एक रिसर्च लीडरशिप ट्रांजिशंस में हुई, और उस रिसर्च में ये समझ में आया, ऑब्जर्व करा गया कि करियर जो एडवांसेस हैं उनमें ज़रूरत होती है ना कि हम सभी जो है, मतलब सभी में होता है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा दूर जाएं। सेम टाइम में हालांकि दे ट्रिगर अ स्ट्रॉन्ग काउंटरवेलिंग इम्पल्स टू प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटीज, है ना। अब कंफर्ट दूर से तो जा रहे हैं, कंफर्ट जोन से तो जो है आगे बढ़ के हम काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। जब हम अपने आप पे ही पूरा भरोसा नहीं रखते हैं तो हम दूसरों के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और हम रिट्रीट करते हैं टू फेमिलियर बिहेवियर या स्टाइल। तो इस चीज़ को हमें देखना है। बट ये रिसर्च ये भी दिखाती है कि जो मोमेंट है, कुछ ऐसे पल होते हैं जो सबसे ज़्यादा चैलेंज करते हैं हमारे अंतरात्मा को, अंदरानी भावना को, वो ऐसे होते हैं और हमें सबसे ज़्यादा वो ही मोमेंट सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी में आगे लीड करना है। तो अपने आप को देख के एज वर्क्स इन प्रोग्रेस और इवॉल्विंग आर प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ थ्रू ट्रायल एंड एरर के माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं हमारा पर्सनल स्टाइल, जो हमें सही लगता है कि हाँ ये बात सही होगी हमारे लिए, हमें सूट्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन की चेंजिंग नीड्स को। लेकिन इन सब में आपको करेज की ज़रूरत पड़ेगी भैया। क्यों? क्योंकि सीखना कुछ डेफिनेशन के माध्यम से तो अननेचुरल है, लेकिन अगर हम अपने बिहेवियर से सीखेंगे, जानेंगे, तो हम एक कैलकुलेटिव तरीका लाएंगे इंस्टेड ऑफ जेन्युइन एंड स्पॉन्टेनियस। बट एक लौता तरीका है अवॉइड करने के लिए इस पिजन होल को और अल्टीमेटली बेटर लीडर बनने का, वो ये है कि चीज़ें ऐसे करो जो रिजिडली एकदम मजबूत ऑथेंटिक सेंस ऑफ सेल्फ पे हो, है ना। सेल्फ वुड कीप अस फ्रॉम डूइंग। तो अब एक बात आती है कि क्यों आखिरकार लीडर स्ट्रगल करते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ में। देखो बात क्या है, जो वर्ल्ड है ना, ऑथेंटिक शब्द है, पहले देख लो ऑथेंटिसिटी क्या है। टू रिजिड डेफिनेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी कैन गेट इन अ वे ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। हियर आर 3 एग्जाम्पल, तो हम समझाएंगे आपको। लेकिन जो एक शब्द है ऑथेंटिक, ठीक है ना, ये ट्रेडिशनली इस शब्द का मतलब था कि कोई ऐसा वर्क ऑफ आर्ट दैट इज़ एन ओरिजिनल नॉट अ कॉपी। ऑथेंटिक चीज़ हम लोग कहते हैं ना कि इज़ इट ऑथेंटिक, मतलब भाई एकदम सही है, कोई ओरिजिनल चीज़ है, कोई आलतू फालतू चीज़ तो नहीं है ना, कुछ भी तो नहीं दे दिया हमको उठा के आपने, ऑथेंटिक है। तो इसका मतलब ट्रेडिशनली इस शब्द का मतलब यही था। तो जब हम लीडरशिप को डिस्क्राइब करते हैं ऑफ कोर्स, तो इसके दूसरे मतलब भी बन जाते हैं, है ना। एंड जब दूसरे मतलब बनते हैं तो प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नोशन ऑफ अडेयरिंग टू वन
True self flies in the face of much research on how people evolve with experience, discovering facets of themselves they would never have unearthed through introspection alone. सिचुएशन के हिसाब से ही इंसान, व्यक्ति अपने आप को भी जानता है, जो शायद वो अगर चाहता कि मैं बिना मतलब अकेले में ही ये चीज़ जान पाऊँ तो अपने आप को भी नहीं जान सकता। जब इंसान सच में अंदर से क्या है, बहुत सारी सिचुएशन उसको सिखाती हैं। और ट्रांसपेरेंट होना, डिस्क्लोज कर देना हर एक अपनी सोच को और फीलिंग को, ये दोनों ही अनरियलिस्टिक भी होता है और रिस्की भी होता है। जैसे आपने अभी उसके केस में देखा, वान्या केस में उसने अपने दिल की बात कह दी तो गड़बड़ हो गया उसके साथ में। तो आज के टाइम दिक्कत क्या है कि लीडर्स स्ट्रगल करते हैं ऑथेंटिसिटी से कई सारी वजहों की वजह से। पहला तो ये कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और रेडिकल चेंजेस हम लोग लाते हैं जो काम हम करते हैं उस काम में। और जैसे हम अपनी चीज़ें अच्छी करते हैं तो एक क्लियर और फर्म सेंस होता है सेल्फ का, इन अ कंपस जो हमें नेविगेट करता है चॉइसेस को, हमें क्या चॉइस लेनी चाहिए, प्रोग्रेस क्या है हमारी टूवर्ड्स द गोल। बट जब हम देखते हैं, है ना, बट व्हेन वी आर लुकिंग टू चेंज आवर गेम, तो एक बहुत ही रिजिड सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा जो है साथ देता है, जो हमें एक तरीके से कहा है कि बचाए रखता है, ठीक है, एज इट डिड एट फर्स्ट विद दी वान्या। दूसरी बात ये कि ग्लोबल बिजनेस में बहुत सारे जो हैं जो काम करते हैं लोगों के साथ, हम लोग तो जो शेयर नहीं करते हैं हमारे कल्चर नॉर्म्स के साथ, उनके साथ हम काम करते हैं एंड हमारे अलग एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, कि हम किस तरीके से हमें बिहेव करना है। तो इट कैन ऑफन सीम एज वी हैव टू चूज बिटवीन वॉट इज़ एक्सपेक्टेड, है ना। तो अभी ऐसे देखने में लगेगा ना कि हमें चूज़ करना है कि क्या एक्सपेक्टेशन है एंड क्या भाई क्या उम्मीद है, हमें इस पे चूज़ करना है एंड देयर फॉर इफेक्टिव एंड वॉट फील ऑथेंटिक। अब जैसे हमने दूसरा बताया जॉर्ज के केस में जो हुआ था। अच्छा, तीसरी बात ये कि आइडेंटिटीज़ हमेशा से ही दिखाती हैं आज के वर्ल्ड को ऑफ एबिक्विशियस कनेक्टिविटी एंड सोशल मीडिया। तो किस तरीके से हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, नॉट जस्ट एज एग्जीक्यूटिव बट एज पीपल के तौर पे हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गई लीडरशिप की, और केयरफुली अगर आप अपनी पर्सनालिटी को सही लेके चलोगे तभी होगा, नहीं तो क्या होगा कि आप खुद से, अपने प्राइवेट सेंस से, अपने काम से, दोनों में ही, आपके बुद्धि में ही जो है वो चलता रहेगा क्लैश। तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में टैलेंटेड एग्जीक्यूटिव जो है वो नए नए एक्सपेक्टेशन को फेस करते हैं, और ये देखा गया है कि ये मोस्ट ऑफन ग्रैपल करते हैं विद ऑथेंटिसिटी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब कुछ सिचुएशन के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ समझिएगा। टेकिंग चार्ज इन अ अनफेमिलियर रोल। पहला क्या हो गया, टेकिंग चार्ज इन अ अनफेमिलियर रोल। देखिए शुरू में तो भाई एक चीज़ समझिएगा, हर व्यक्ति को ये पता है कि जो पहले 90 दिन होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं किसी भी नए लीडरशिप रोल में। और फर्स्ट इम्प्रेशंस फ्रॉम क्विकली, मतलब ऐसे समझिएगा, जो कहते नहीं है, आपने, आपके पेरेंट्स ने भी जब आपको किसी से मिलवाया होगा पहली बार तो उन्होंने कहा होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बेटा अच्छे से बिहेव करना। तो जो पहला इंप्रेशन होता है वो फटाफट से जो है जल्दी ही फॉर्म हो जाता है किसी की व्यक्ति के ऊपर, और वो इंप्रेशन मैटर करता भी है कि मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो ऐसा था। वो तो धीमे धीमे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी। लीडर्स रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग इंक्रीज विजिबिलिटी में, परफॉर्मेंस प्रेशर में। तो साइकोलॉजिस्ट मार्क स्नाइडर जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के थे, उन्होंने ये पता लगाया कि 2 साइकोलॉजिकल प्रोफाइल जो इन्फॉर्म करती हैं कि किस तरीके से लीडर खुद के पर्सनल स्टाइल को डेवलप करे, उसमें आता है हाई सेल्फ मॉनिटर या चैमलियंस कह लो, एज आई कॉल देम। उनका कहना है ये नेचुरली भाई जैसा होता है, डिमांड होती है, सिचुएशन होती है, उस तरह से भाई जो गिरगिट होता है वो खुद को वैसे ही ढाल लेता है ना। तो चैमलियंस ये केयर करते हैं खुद को मैनेज करने में इन अ पब्लिक इमेज एंड ऑफन मास्क करते हैं देयर वल्नरेबिलिटी विद द ब्लस्टर। ये हमेशा दे मे नॉट ऑलवेज गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम, बट ये कोशिश करा करते हैं अलग अलग स्टाइल से, लाइक न्यू क्लोथ्स अंटिल दे फाइंड अ गुड फिट, है ना। अपने आप को फिट करने के लिए ये पूरी लगातार कोशिश करेंगे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। बिकॉज ऑफ दैट फ्लेक्सिबिलिटी दे ऑफन एडवांस रैपिडली, इनका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है। बट चैमलियंस, ये इनको प्रॉब्लम भी होगी ऐसे लोगों को, जब लोग
उन्हें देखेंगे एक, आप कह लीजिए कि उनके अंदर कुछ मॉरल सेंटर नहीं है, इवन दो दे आर एक्सप्रेसिंग देयर ट्रू शैमिलियन नेचर। हालांकि वो दिखा रहे हैं कि अरे भैया नहीं मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन लोग, हो सकता है लोग उनको चीज़ें ना लें। तो बीइंग ऑथेंटिक का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो कि आप जो है दैट यू कैन बी हेल्ड अप टू अ लाइट एंड पीपल कैन सी राइट थ्रू यू, है ना। आप ऐसा नहीं है कि आप ऑथेंटिक हैं तो आप ही सर्वोपरि हैं और आप ही के थ्रू सब कुछ काम हो रहा है, आप ही को लोग मान रहे हैं। बल्कि ट्रू टू सेल्फर्स, सिंडर्स का लो सेल्फ मॉनिटर्स ये कहता है कि ट्रू टू सेल्फर्स टेंड टू एक्सप्रेस व्हाट दे रियली थिंक। ऐसे जो ऑथेंटिक व्यक्ति हुआ वो जो सच में सोच रहा है, जो उसे सही लगता है वो चीज़ को सामने रखेगा, जो वो फील करता है वो सामने रखेगा, ठीक है। इवन व्हेन ये भी कि सामने वाले जो डिमांड है वो अलग है, उसकी सोच से विपरीत है, लेकिन वो अपनी सोच को रखेगा। अब लेकिन ऐसे लोगों के साथ खतरा ये भी होता है, जैसे वान्या हो गया, जॉर्ज हो गया, कि मतलब अगर आपने बहुत टाइम तक अपने ही चीज़ पे रखा तो फिर नई नई रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी की वो आप उसको कैसे पूरी करोगे, है ना। तो इंस्टेड ऑफ इवॉल्विंग देयर स्टाइल एज दे गेन इनसाइट एंड एक्सपीरियंस। तो वान्या ने ऐसे खुद को कहा था कि भैया हमको डर लग रहा है, उसको ये लगा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर हम सच्चे लोगों के साथ रहेंगे तो हम आगे तक बढ़ेंगे। अपने पूरे तरीके अपनी पर्सनालिटी को उसने डिस्क्लोज कर दिया। इस नई टीम से कहा कि हमको सपोर्ट करिए, ओपनली कहा कि हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है ना। तो अब लेकिन मामला क्या हुआ, उसने मतलब बिना थके उसने कंट्रीब्यूट करा हर डिसीजन में एंड हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन अब मामला क्या हुआ कुछ महीनों के बाद कि शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बर्नआउट। अब टू मेक मैटर्स वर्स, sharing her vulnerability with her team members so early on had damaged her standing। ठीक है, उसने सारा काम अभी तक करा था, बहुत अच्छी थी, लेकिन अब एक टाइम के बाद आके उसको लगा कि चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी और उसने यही चीज़ जो अपनी टीम मेंबर्स को दिखा दी, यही दिक्कत होगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ट्रांजिशन सम ईयर लेटर, वानिया सेड कि बीइंग ऑथेंटिक का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे बनो कि आप से ही सब कुछ काम हो रहा है, बट कि ये होता है कि इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट शी मेड पीपल क्वेश्चन हर एबिलिटी टू डू द जॉब। ये दिक्कत हुई कि भैया आप मुझ पर भरोसा रखो, इस बात को मैं करके दिखाऊंगी। इसकी बजाय उसने कह दिया कि भैया आप लोग मेरी मदद करो, नहीं तो मुझे डर लग रहा है। तो अगर सही से आपने कोई चीज़ सामने किसी की रखी है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। राइट चीज़ हो सकती है, हर इशू का एक राइट सोल्यूशन हो सकता है। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट डेबोरा ग्रीनफील्ड ने ये डिस्क्राइब करा कि दिस एज मैनेजिंग द टेंशन बिटवीन अथॉरिटी एंड अप्रोचेबिलिटी। और अथॉरिटिव होने के लिए आप अपनी नॉलेज को ज़्यादा सम्मान देते हो, एक्सपीरियंस को देते हो, एक्सपर्टाइज को देते हो ओवर द टीम, मेंटेनिंग अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। और अप्रोचेबल होने के लिए आपको अपने रिलेशनशिप लोगों के साथ बना के चलने पड़ेगी, उनका इनपुट क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, और आप लीड करोगे एम्पैथी के साथ में, प्यार से, अच्छे से। तो अगर बैलेंस पाना है, राइट है ना, गेटिंग द बैलेंस राइट प्रेजेंट्स एन एक्यूरेट ऑथेंटिसिटी क्राइसिस फॉर ट्रू टू सेल्फर्स, जो टिपिकली इनका स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होता है फॉर बिहेविंग वन वे और अदर। तो वान्या ने खुद को बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल बना दिया था, वल्नरेबल इसी में वो हो गई, उसको रिस्क हुआ, है ना। और बड़े रोल में अगर देखें तो उसको और डिस्टेंस रखना चाहिए था, तब उसको कॉन्फिडेंस मिलता। सबके सामने ऐसे थोड़ी ना एकदम इमोशनल हो जाना चाहिए। तो अब यहीं तक रखते हैं। सेलिंग योर आइडियाज़ वाला जो है वो मैं बाद में करूँगी डिस्कस नेक्स्ट वाले पार्ट में। कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हर सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।